हेलो नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द लैब रैट्स में। आज का टॉपिक है आइसोटाइप, एलोटाइप एंड इडियोटाइप एंटीबॉडी। एंटीबॉडी से रिलेटेड ऐसे बेसिक टॉपिक्स से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एमएससी एंट्रेंसेस हो या पीएचडी एंट्रेंसेस हो। साथ ही ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन्हें बीएससी एमएससी के दौरान इम्यूनोलॉजी पढ़नी है। अगर आपको एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन के बारे में जाननी है तो उससे रिलेटेड वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और फिलहाल उनके लिंक्स इस वीडियो के अपर राइट कॉर्नर पे भी फ्लैश हो रहे हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइसोटाइप एंटीबॉडी। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज में सारे ही ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, ऑल दी ऑर्गेनिज्म, सारे ही ऑर्गेनिज्म में हर आइसोटाइप वेरिएंट्स देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्टिकुलर स्पीशीज एक्स है ना, कोई पर्टिकुलर स्पीशीज एक्स है, इसके सारे ऑर्गेनिज्म में हर एक आइसोटिपिक वेरिएंट देखने को मिलेगा। अगर इस स्पीशीज में 5 आइसोटिपिक वेरिएंट्स होते हैं तो सारे ऑर्गेनिज्म में वो पांचों आइसोटिपिक वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। आइसोटिपिक वेरिएंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इम्यूनोग्लोबुलिन का, ठीक है। ये 2 हैवी चेन्स है एंड 2 लाइट चेन्स है। हैवी चेन, लाइट चेन एंड लाइट चेन, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन के अमाइनो टर्मिनल पे, यानी कि लाइट चेन एंड हेवी चेन दोनों के ही अमाइनो टर्मिनल्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं? वेरिएबल डोमेन्स, ठीक है। एंड उनके कार्बोक्सी टर्मिनल पे, यानी कि हेवी चेन के कार्बोक्सी टर्मिनल को देखा जाए या लाइट चेन के कार्बोक्सी टर्मिनल को देखा जाए, इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? कांस्टेंट डोमेन। सो बेसिकली अब इस हेवी चेन कांस्टेंट डोमेन एंड लाइट चेन कांस्टेंट डोमेन, इनकी अपनी अपनी कोई अमाइनो एसिड सीक्वेंस होगी, है ना। तो इन सीक्वेंसेस में अगर कोई भी वेरिएशन देखने को मिलता है, कांस्टेंट डोमेन में बहुत स्लाइट वेरिएशंस होते हैं, तो अगर जो भी वेरिएशन देखने को मिलता है, हर एक वेरिएंट को हम आइसोटाइप बोलते हैं। Each different heavy chain constant region is referred to as an isotype. हर एक different heavy chain के constant region को हम isotype बोलते हैं। इन्हीं isotype को हम class बोलते हैं। तो differences के basis पे heavy chain को हमने 5 class में divide किया है, ठीक है। heavy chain 5 classes में divided है। वो कौन कौन से classes हैं? गामा, अल्फा, म्यू, एप्सिलॉन एंड डेल्टा। ये 5 हेवी चेन क्लासेस हैं जिन्हें हम 5 आइसोटाइप्स भी बोल सकते हैं। सो अगर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन के केस में कितने आइसोटाइप्स होते हैं? 5 आइसोटाइप्स होते हैं, यानी 5 हेवी चेन क्लासेस होते हैं। और इन क्लासेस के बेसिस पे ही इम्यूनोग्लोबुलिन्स को भी 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यानी कि जिन इम्यूनोग्लोबुलिन में गामा हेवी चेन क्लास प्रेजेंट होगा उन्हें हम IgG बोलेंगे, जिनमें अल्फा हेवी चेन क्लास होगा उन्हें हम IgA बोलेंगे, जिनमें म्यू हैवी चेन क्लास होगा उन्हें हम IgM बोलेंगे, एप्सिलॉन वाले को IgE एंड डेल्टा वाले को IgD, ठीक है। तो इस तरीके से हैवी चेन क्लासेस, यानी कि आइसोटाइप्स के बेसिस पे इम्यूनोग्लोबुलिन को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ह्यूमंस के केस में, ठीक है। कुछ आइसोटाइप्स ऐसे होते हैं या कुछ हेवी चेन क्लासेस ऐसे हैं जो फर्दर सब क्लासेस में डिवाइडेड है, अगेन अमाइनो एसिड सीक्वेंस के वेरिएशन की बेसिस पे। माइनर डिफरेंसेस इन द अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफ ग्रुप्स ऑफ लाइट एंड हेवी चेन्स लेड टू फर्दर सब क्लासिफिकेशन ऑफ दीज हेवी चेन इनटू सब आइसोटाइप्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज देयरफॉर इनटू सब क्लासेस, ठीक है। तो हेवी चेन कांस्टेंट रीजन में माइनर वेरिएशंस के कारण इन्हें फर्दर सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सारे हेवी चेन को नहीं, गामा एंड अल्फा को। तो गामा के 4 सब क्लासेस हैं, गामा 1, गामा 2, गामा 3 एंड गामा 4। अल्फा के 2 सब क्लासेस हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, ओके। इन सब क्लासेस को सब आइसोटाइप्स भी बोलते हैं। ये आइसोटाइप्स हैं तो ऑब्वियसली इनके सब डिविजन्स क्या हो जाएंगे? सब आइसोटाइप्स हो जाएंगे। तो ये हमारे सब आइसोटाइप्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है माउस के केस में। तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज के 2 ऑर्गेनिज्म, 2 माउस को लिया गया है। इन दोनों में डिफरेंट आइसोटाइप्स को दिखाया गया है। IgM आइसोटाइप को दिखाया गया है, IgG1 सब आइसोटाइप को दिखाया गया। सो अगर इस एग्जाम्पल को देखा जाए, यहाँ पे एक ही स्पीशीज के 2 ऑर्गेनिज्म है, 2 डिफरेंट माउस को लिया गया है। उनके बॉडी के इम्यूनोग्लोबुलिन्स को एग्जामिन अगर किया जाए तो IgM
और IgG1, तो ये एक सब टाइप का, सब आइसोटाइप का एग्जाम्पल है और ये आइसोटाइप का एग्जाम्पल है। इसमें अगर देखा जाए तो जो भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं आइसोटाइप और सब आइसोटाइप के केस में, वो हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन एंड लाइट चेन के कांस्टेंट रीजन के केस में देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, डिटर्मिनेंट्स किससे बोलेंगे? ओके, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? वो रीजन, वो पर्टिकुलर सीक्वेंसेस जो कि डिटरमाइन करते हैं आइसोटिपिक वेरिएंट्स को। तो अगर हैवी चेन में देखा जाए तो ये कुछ पर्टिकुलर रीजन हैं जिनमें डिफरेंसेस के कारण ये दो डिफरेंट आइसोटाइप्स हो जाते हैं, सब आइसोटाइप हो जाते हैं। तो आइसोटिपिक डिटर्मिनेंट्स के लिए या आइसोटिपिक एंटीबॉडी वेरिएंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन्स, एंड सब आइसोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हैवी एंड लाइट चेन के कांस्टेंट रीजन्स। सो ये 5 क्लासेस हैं, 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी जो कि 5 डिफरेंट आइसोटाइप्स के कारण जनरेट होते हैं। आईजीजी के केस में गामा, एप्सिलॉन के, आईजीई के केस में एप्सिलॉन, आईजीडी के केस में डेल्टा, आईजीएम के केस में म्यू एंड आईजीए के केस में अल्फा। ठीक है, तो ये 5 डिफरेंट आइसोटाइप के बेस पे 5 डिफरेंट क्लासेस हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के। एंड ये सब आइसोटाइप का एग्जाम्पल है जो कि आईजीजी के केस में है। आईजीजी के केस में कौन सा हैवी चेन क्लास होता है? गामा। एंड इसके कितने सब टाइप्स हैं, सब क्लासेस हैं? इसके 4 सब क्लासेस हैं, गामा 1 IgG1 में, गामा 2 IgG2 में, गामा 3 IgG3 में एंड गामा 4 इन IgG4। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं आइसोटाइप्स एंड सब आइसोटाइप्स में। नेक्स्ट है एलोटाइप एंटीबॉडी। एलो का मतलब होता है डिफरेंट। एक ही स्पीशीज के दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट एलोटिपिक वेरिएंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सो एक ही स्पीशीज के एलोटिपिक वेरिएंट्स देखने को मिल सकता है। ओके, सो बेसिकली अगर ह्यूमंस की बात करें तो मेरे और आपके में, क्योंकि हम दोनों ही होमोसेपियंस हैं, हम दोनों के केस में सारे के सारे आइसोटाइपिक एंटीबॉडी जो होंगे सिमिलर होंगे, लेकिन एलोटिपिक एंटीबॉडीज हम दोनों के केस में डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। इनका रीजन क्या होता है? सो ह्यूमन के केस में हमें पता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एंड सिमिलर सेट ऑफ जीन होते हैं। अनलेस एंड अनटिल अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कोई जेनेटिक डिफेक्ट नहीं है तो हर एक ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर मिलेंगे क्रोमोसोम के और सिमिलर सेट मिलेंगे सारे के सारे जीन के। अब अगर हम जीन की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल आई कलर की बात करते हैं, या हम हेयर कलर की बात करते हैं, या हम हाइट की बात करते हैं। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे कोई 10-15 ह्यूमन बीइंग को अगर हमने रैंडमली पिक किया तो सबके आई कलर, सबके हेयर कलर, सबकी हाइट सिमिलर नहीं होती है ना। आई कलर में वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं, किसी के आईज ब्राउन होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं, किसी के ब्लू होते हैं, है ना। हेयर कलर भी सिमिलरली किसी के ब्लैक हो सकते हैं, किसी के ब्राउन हो सकते हैं, किसी के ब्लॉन्ड हो सकते हैं। हाइट के केस में कोई शॉर्ट हो सकता है, कोई टॉल हो सकता है ना। तो ये शॉर्ट हाइट, टॉल हाइट दोनों ही हाइट के लिए ही जीन है, लेकिन ये अलग अलग इफेक्ट दिखा रहे हैं। ब्लैक हेयर कलर, ब्राउन हेयर कलर दोनों ही हेयर कलर के लिए ही है, लेकिन ये अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। ब्राउन आईज, ब्लैक आईज, ब्लू आईज सारे के सारे आई कलर को ही डिटरमाइन कर रहे हैं, लेकिन इन सारे जीन का जो आउटकम है वो अलग अलग है। इनका रीजन क्या होता है? इनका रीजन होता है अलील्स का प्रेजेंट होना, है ना। अलील्स क्या होते हैं? अलील होते हैं जीन के वेरिएंट्स। जीन वेरिएंट्स को हम अलील बोलते हैं। हर एक जीन डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज में प्रेजेंट हो सकता है और वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। सिमिलरली अगर हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करते हैं, यानी एंटीबॉडीज की अगर बात करते हैं, तो हो सकता है मेरे बॉडी में जो आईजीएम प्रेजेंट हो एंड आपके बॉडी में जो आईजीएम प्रेजेंट हो, है ना। ये दोनों ही एक दूसरे के एलिलिक वेरिएंट्स हो, है ना। आईजीएम के दोनों एलिलिक वेरिएंट्स हो। ठीक है, तो ऐसे केस में ये दोनों आईजीएम क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे एलोटाइप्स।
ठीक है, ये दोनों आईजीएम एलोटाइप हो जाएंगे। So heavy or light chain genes occur in multiple allelic form and alternative allelic forms of same isotype are referred to as allotypes। ठीक है, एक ही isotype का multiple allelic form को हम allotypes बोलते हैं। अगर आप चाहें तो IgM के एलिलिक वेरिएंट एंड IgG के एलिलिक वेरिएंट को एलोटाइप्स नहीं बोल सकते हैं, है ना। दोनों ही IgM के ही एलिलिक वेरिएंट्स होने चाहिए, IgG के ही एलिलिक वेरिएंट्स होने चाहिए, तभी उन्हें हम एलोटाइप बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो दोनों ही ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के हैं, दोनों ही माउस है, लेकिन इनकी स्ट्रेन अलग अलग है। ये स्ट्रेन ए है एंड ये स्ट्रेन बी है। ठीक है, इनमें इन दोनों में ही हम IgG1 को ही अगर एग्जामिन करें तो हो सकता है एलिलिक वेरिएंट्स के कारण इनके जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो अलग अलग हों। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन में इन दोनों एंटीबॉडीज पे डिटर्मिनेंट्स डिफरेंट है ना। लाइट चेन के कांस्टेंट रीजन पे भी ये डिटर्मिनेंट्स डिफरेंट है। तो ये देखने को मिल रहा है कि एक ही स्पीशीज के दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेम सब आइसोटाइप हमने उठाए हैं, दोनों IgG1 इम्यूनोग्लोबुलिन ही हैं, लेकिन इनके जो भी डिटर्मिनेंट्स है हैवी चेन पे एंड लाइट चेन के कांस्टेंट रीजन पे वो डिफरेंट हैं। ऐसे एंटीबॉडीज को हम क्या बोलते हैं? एलोटाइप्स। Generally, two antibodies with allotypic differences will vary in just a few residues of one of the immunoglobulin chains, and these residues constitute the allotypic determinants. So basically, अगर immunoglobulin के एक चेन में भी कुछ एक आध अमीनो एसिड रेसिड्यूज में भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो ऐसे एंटीबॉडीज को हम एलोटिपिक एंटीबॉडीज बोल सकते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन के कौन से रीजन एलोटिपिक एंटीबॉडी वेरिएंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? तो लाइट चेन के कांस्टेंट डोमेन एंड हैवी चेन के कांस्टेंट डोमेन, ये दोनों ही रीजन्स इंपॉर्टेंट होते हैं एलोटिपिक वेरिएंट्स के लिए। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि लाइट एंड हैवी चेन के कांस्टेंट डोमेन में ही एलोटिपिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एलोटिपिक डिटर्मिनेंट्स। लास्ट है इडियोटाइप एंटीबॉडीज। इडियो का मतलब होता है ओन। ठीक है, तो किसी एक ऑर्गेनिज्म में भी डिफरेंट इडियोटाइपिक एंटीबॉडी वेरिएंट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी आइसोटाइप की। ये हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज के सारे ही ऑर्गेनिज्म में सारे आइसोटिपिक वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। फिर हमने बात की थी एलोटिपिक एंटीबॉडी की। एलोटिपिक एंटीबॉडी, यहाँ पे हमने बात की थी कि एक स्पीशीज के दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट एलोटिपिक वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम अभी बात कर रहे हैं इडियोटिपिक एंटीबॉडीज की। तो यहाँ हम थोड़ा और नैरो डाउन कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। किसी भी स्पीशीज के एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट इडियोटिपिक एंटीबॉडी वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। जनरली क्या होता है, जब भी कोई एंटीजन या फॉरेन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हमारी बॉडी में एंटर करता है, सो इस टाइम क्या होता है, इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस होते हैं और हमारे बॉडी के बी सेल्स एंटीबॉडी रिलीज करते हैं। ये एंटीबॉडी इस पर्टिकुलर फॉरेन मॉलिक्यूल के अगेंस्ट बनता है, जो कि इसे बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए फर्दर प्रोसेसेस को एक्टिवेट करता है। सपोज हम यहाँ पे एक माउस को लेते हैं, इसमें एंटीजेंस को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक एंटीजन को भी इंजेक्ट कर सकते हैं जिसके सरफेस पे सपोज एक से ज़्यादा टाइप के यहाँ पे एपिटोप्स प्रेजेंट हो। एपिटोप क्या होते हैं? बेसिकली ये एंटीजन के वो पोर्शंस होते हैं जो एंटीबॉडी से डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हैं। या तो हम ऐसे कर सकते हैं या फिर कोई दो डिफरेंट एंटीजन्स ले सकते हैं। एंटीजन 1 जिसके सरफेस पे कुछ इस तरीके का एपिटोप बना हुआ हो, और एंटीजन 2 जिसके सरफेस के एपिटोप्स कुछ इस तरीके के हों। ठीक है, ये कोई भी केस हम ले सकते हैं। सपोज हम ये दूसरा वाला केस लेते हैं, यहाँ पे एंटीजन 1 और ये एंटीजन 2। जब ये एंटीजन माउस के बॉडी में इंजेक्ट किए जाएंगे तो माउस के बॉडी में जो भी बी सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो इन एंटीजेंस के कांटेक्ट में आने के बाद क्या इनिशिएट करेंगे? इम्यून रिएक्शंस इनिशिएट करेंगे, जहां पे इनका एफिनिटी मैचुरेशन होगा, क्लोनल प्रोपेगेशन होगा और ये एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो सपोज यहाँ पे एंटीजन 1 ने इस पर्टिकुलर बी सेल को इंड्यूस कर दिया और एंटीजन 2 ने इस पर्टिकुलर बी सेल को इंड्यूस कर दिया।
ऐसा नहीं होता है कि एक बार में एक ही बी सेल इंड्यूस होता है। यहाँ पे जस्ट फॉर पिक्चराइजेशन, एक बेटर व्यू के लिए हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे ये बी सेल इंड्यूस होंगे, ये क्या करेंगे, क्लोनल प्रोपेगेशन एंड एफिनिटी मैचुरेशन, और उसके बाद ये बहुत सारे एंटीबॉडीज रिलीज करने स्टार्ट करेंगे। तो बी सेल ने ये पर्टिकुलर एंटीबॉडी 1 बनाया अगेंस्ट एंटीजन 1, और इस बी सेल ने एंटीबॉडी 2 बनाया अगेंस्ट एंटीजन 2। अगर दो डिफरेंट एंटीजेंस हैं, दोनों एंटीजेंस की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो क्या एक ही तरीके की एंटीबॉडी इन दोनों एंटीजेंस को एलिमिनेट कर सकती है बॉडी से? नहीं। हम अगर बीमार होते हैं तो फ्लू के लिए अलग मेडिसिन लेते हैं, हेडेक के लिए अलग मेडिसिन लेते हैं, हम फीवर के लिए अलग मेडिसिन लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे एंटीबॉडीज भी स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंटीजन 1 ने इस पर्टिकुलर बी सेल को इंड्यूस किया है, तो ये बी सेल अब ऐसे एंटीबॉडीज बनाएगा जो कि एंटीजन 1 के अगेंस्ट बनेगा और बहुत स्पेसिफिक होगा, जो कि जाके एंटीजन 1 से ही इंटरैक्ट करेगा। ये सारी चीजें इंश्योर होती है एफिनिटी मैचुरेशन के दौरान, जहां पे ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनते हैं। अब ये स्पेसिफिसिटी कहां पे मेंटेन होती है? बेसिकली ये स्पेसिफिसिटी एंटीबॉडी के एफएबी रीजन। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर के अमाइनो टर्मिनल पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है एफएबी रीजन। ठीक है, एफएबी को हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट, और इन्हें हम पैराटोप भी बोलते हैं। ठीक है, तो एंटीजन के सरफेस पे प्रेजेंट वो स्ट्रक्चर्स जो एंटीबॉडी से इंटरैक्ट करते हैं उन्हें हम इपीटोप बोलते हैं, एंड एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन के वो सरफेस स्ट्रक्चर्स या वो पोर्शंस जो कि एंटीजन से इंटरैक्ट करते हैं उन्हें हम पैराटोप बोलते हैं। तो बेसिकली जो डिफरेंसेस होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन में डिफरेंट डिफरेंट एंटीजेंस के लिए, वो उनके पैराटोपिक रीजन्स पे होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पिक्चराइज करने की थोड़ी बहुत कोशिश करें, तो एंटीजन 1 के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगा उसे हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके पैराटोप कुछ इस तरीके से होंगे एंटीजन 1 के एपिटोप के अगेंस्ट, है ना, एंटीबॉडी 1। अगर हम एंटीबॉडी 2 को इमेजिन करें तो उसके पैराटोप्स कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, है ना। तो इन दोनों के ही पैराटोप में डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, इन एन टर्मिनल्स, इन रीजन्स को जो कि एंटीजन से इंटरैक्ट करते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, और इन्हें हम हाइपर वेरिएबल रीजन्स भी बोलते हैं, क्योंकि एंटीजन टू एंटीजन इन सीक्वेंसेस में इन पर्टिकुलर रीजन्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। तो ये रीजन्स होते हैं, इन दोनों एंटीबॉडीज़ को हम इडियोटाइप्स बोल सकते हैं। So the idiotype antibodies are mainly determined by the differences of amino acid in their hypervariable regions. Idiotypic antibodies जो होते हैं hypervariable region में जो amino acid differences होते हैं उनकी basis पे determine होते हैं। तो यहाँ इस example को हम ऐसे समझ सकते हैं, एक माउस है, एंटीजन ए के कांटेक्ट में आने के बाद इस माउस के बॉडी से हमने IgG1 को आइसोलेट किया, एंटीजन बी के कांटेक्ट में आने के बाद भी हमने इस माउस के IgG1 को ही आइसोलेट किया। दोनों IgG1 को अगर हम कंपेयर करेंगे उस केस में क्या देखेंगे, इनके हाइपर वेरिएबल रीजन्स में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एंटीजन ए के अगेंस्ट जो भी एपिटेप, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन ए के अगेंस्ट ये पैराटोप्स बने हैं और यहाँ पे एंटीजन बी के अगेंस्ट ये पैराटोप्स बने हैं, जिसके कारण हाइपर वेरिएबल रीजन में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ये जो यूनिक अमाइनो एसिड डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जिन्हें हम इडियोटिपिक डिटर्मिनेंट्स बोल सकते हैं, ये जो भी यूनिक सीक्वेंसेस होते हैं जो कि इडियोटिपिक डिटर्मिनेंट्स की तरह एक्ट करते हैं, उन्हें हम इडियोटोप्स भी बोलते हैं। ठीक है, उन्हें हम इडियोटोप्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये दोनों IgG1 इडियोटिपिक एंटीबॉडी वेरिएंट्स के एग्जाम्पल हैं। तो सेम ऑर्गेनिज्म, सेम आइसोटाइप या सब आइसोटाइप अगर हम आइसोलेट करें तो वो डिफरेंट इडियोटिपिक डिटर्मिनेंट शो कर सकते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन के कौन से पोर्शंस इडियोटिपिक एंटीबॉडी के वेरिएंट्स बनाने में हेल्प करते हैं? वो हैं लाइट चेन के वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट चेन के वेरिएबल रीजन, इन शॉर्ट ये हाइपर वेरिएबल रीजन या एन टर्मिनल या एफएबी रीजन्स या पैराटोप्स जो होते हैं वहाँ पे इडियोटिपिक डिटर्मिनेंट्स देखने को मिलते हैं। ये रीजन्स इडियोटिपिक एंटीबॉडी वेरिएंट्स बनाने में हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रीसेंट अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप अपने वीडियो से रिलेटेड क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरीज को और रीसेंट अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक एंड इंस्टा पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटिंग।